नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। जो सवाल है मुझसे पूछा गया, मेरे एक ऑफिस में एक एडवोकेट थे, अब वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, कि क्या बदल गया है 2018 के अमेंडमेंट के बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट फाइल करने पे जो रिलीफ पहले डिस्क्रिशनरी हुआ करता था, कोर्ट की मर्जी पे हुआ करता था, अब उसमें जो मैंडेटरी हो गया है उससे क्या बदल गया है, और किन किन सिचुएशंस में डिस्क्रिशनरी रिलीफ के ना होने के बावजूद भी कोर्ट मना कर देती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। क्योंकि उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन था और उनका कि क्या आज जो लॉ प्रिवेलिंग है उसमें अगर हम केवल कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच को दिखा देते हैं तो क्या हमें जो रिलीफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वो मिलेगा ही मिलेगा, वो मैंडेटरी हो गया है। मैं आपको बताऊं कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में 70% सिविल केसेस केवल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से जुड़े हुए मुकदमों के होते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसमें चाहे वो सूट फॉर पोजीशन हो, सूट फॉर इंजंक्शन हो, सूट फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, इस तरह के मुकदमे जुड़े होते हैं। तो किसी भी एडवोकेट के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है अगर वो सिविल लॉ की प्रैक्टिस करता है। हम भी जब इंडिपेंडेंट हुए थे तो जो शुरू में जो काम मिले थे वो ज़्यादातर इंजंक्शन वगैरह के ही हुआ करते थे। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मेनली जो रेमेडी प्रोवाइड करता है वो किसी ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स करने का जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से के ज़रिए एराइज होता है। गवर्नमेंट ने सिनेरियो को देखते हुए जहाँ पे कभी किसी के कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पे उसके इन्फोर्समेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, चीज़ों को आसान किया। और उसमें एक चीज़ जो है सेक्शन 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो वर्ड में हुआ करता था, जहाँ कोर्ट का डिस्क्रिशन होता था, एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ कहते थे कि कोर्ट की मर्जी से मिलेगा। कोर्ट सब कुछ प्रूव होने के बावजूद भी मना कर सकती है स्पेसिफिक रिलीफ देने का। तो नॉर्मली स्पेसिफिक रिलीफ जो मिलता है वो दो सिनेरियो में मिलता है। पहला, जहाँ ये मुश्किल होता है करना कि क्या मॉनेटरी कंपनसेशन हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पे। दूसरा, कि अगर वो सर्टेन हो भी गया तो भी वो एडिक्वेट नहीं माना जा सकता है कंपनसेशन जो मॉनेटरी के टर्म में कंपनसेट किया जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 10 में, उसमें ये कहा गया कि जब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट को का केस होगा उसको इन्फोर्स किया जाएगा लॉ के द्वारा, और शैल वर्ड यूज़ किया गया कि द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड। तो इससे बस जो दायरा फिक्स किया गया, जो लिमिटेशंस लगाया गया, सब्जेक्ट टू और एज द प्रोवाइडेड इन सेक्शन 11 टू सेक्शन 14 और सेक्शन 16 ऑफ दैट, मतलब इन तीन सेक्शंस में जो प्रोविजंस हैं उससे ही अफेक्टेड होएगा। अदरवाइज अगर इन तीनों में जो लिमिटेशंस दिए गए हैं उनको अगर वो नहीं लागू होता है किसी केस में, तो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो जो सबसे मेजर चेंज हुआ था इस 2018 के इसमें, कि ये मैंडेटरी बन गया था जो पहले नहीं था, पहले डिस्क्रिशनरी था। जहाँ तक सेक्शन 11(2) की बात है, उसमें तो वो ट्रस्ट से रिलेटेड है कि अगर कोई ट्रस्टी अपने पावर से ज़्यादा किसी चीज़ को कोई परफॉर्म कर गया है तो उसके ब्रीच पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं इन्फोर्स किया जा सकता। तो ये एक स्पेसिफिक इश्यू है, एक डिफरेंट स्फीयर पे काम करता है, क्योंकि जो ट्रस्ट से रिलेटेड है उसी के लिए है। दूसरा जो अमेंडमेंट था वो सेक्शन 14 में भी हुआ था, जिसको जिसका जिक्र किया अभी मैंने ऊपर, जिसमें जो था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं किया जा सकता अगर जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो कोर्ट जा रही है, जो प्लेंटिफ है, उसने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया है
जो जिसका प्रोविज़न सेक्शन 20 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है। ये चेंज जो लाया गया बहुत डेलिबरेट चेंज था और बहुत ज़रूरी चेंज था कि जब कोई व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है तो जो एग्रीड पार्टी है उसके पास ये लिबर्टी है कि वो जो बचा हुआ काम है कहीं और से करवा ले, किसी और व्यक्ति थर्ड व्यक्ति से करवा ले और उसके एवज में जो कंपनसेशन है, जो डैमेजेज है, वो क्लेम कर ले उस व्यक्ति से जिसने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है या ब्रीच किया है, अपने पार्ट का परफॉर्मेंस को पूरा नहीं किया है। तो पहला चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, कोर्ट ने कहा कि भाई हम उस तरह के केसेस में स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दे सकते जहाँ की हमें उसके परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअस सुपरवाइज करना हो, क्योंकि कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल है किसी ऐसे चीज़ का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना जिसको कंटिन्यूअस उसको सुपरवाइज करना हो। तो एक तो दूसरा कंडीशन तो ये था। तीसरा कि ऐसे केस में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जहाँ किसी व्यक्ति के पर्सनल क्वालिफिकेशन की वजह से वो उसको कर रहे हो, वो उसे करना है। तो ये हो गया। चौथा कि जहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेबल नेचर का है, जिसको कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, जिसको ब्रेक किया जा सकता है, अगर वैसे कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया सकता है डिटर्मिन। जैसे कि इसके एग्जांपल के तौर पे मैं ये बताऊं कि अगर दो व्यक्ति पार्टनरशिप में इंटर करते हैं और जो पार्टनरशिप एट विल है तो वो कभी भी नोटिस देकर उसको पार्टनरशिप से बाहर आ सकता है। तो इन सब चीज़ों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इशू नहीं होता है। और इसके अलावा जो अमेंडमेंट सेक्शन 14A में था कि या 16 में था, 14A तो ये कहता है कि जहाँ पे कोर्ट को एम्पावर किया गया कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि किसी इशू को एडजुडिकेट करने के लिए किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन की ज़रूरत है तो वो ओपिनियन ले सकता है, अपॉइंट कर सकता है एक्सपर्ट को। तीसरा जो सेक्शन अभी हमने जिक्र किया जिसमें जिसमें सेक्शन 10 में जिसका मेंशन किया गया है वो सेक्शन 16 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। वो ये कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिलीफ में कुछ पर्सनल बार भी हैं कि जो तभी जैसे मैंने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात किया। दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति इनकैपेबल हो गया है और वो परफॉर्म नहीं कर सकता है, या जो व्यक्ति कोर्ट जा रहा है उसने ही कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल टर्म्स को, कुछ ज़रूरी टर्म्स को वायलेट किया है, या उसने कोई फ्रॉड किया है, या जानबूझकर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रारी उसके अपोजिट जाकर उसके बाहर जाकर अपना कुछ काम किया है, तो इन सब सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता। एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, खासकर जब हम एग्रीमेंट टू सेल में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाते हैं जो रिमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें एक चीज़ आता है और जो बहुत ही ज़रूरी होता है प्रूव करना कि अगर जो व्यक्ति कोर्ट गया है, प्लेंटिफ है, अगर वो उसने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए रेडी एंड विलिंग नहीं था, मतलब कि उसे प्लीड करना होगा स्पेसिफिकली कि भाई देखिए हमारे जिम्मे जो काम था मैं करने को हमेशा ही तैयार था और मैं कैपेबल ऑफ भी था करने का, और उसके बिहेवियर से उससे ये प्रूव होना चाहिए, वो अपने एविडेंस को लाके प्रूव करे कि भाई वो रेडी एंड विलिंग था परफॉर्म करने का। तो खासकर जो मेन डिफेंस अवेलेबल होता है डिफेंडेंट के पास या सेलर के पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में, कि जो बायर आया है प्लेंटिव के तौर पे कोर्ट में, वो कभी अपने हिस्से का, चाहे जैसे उसको पेमेंट देना था, वो पेमेंट के साथ रेडी नहीं था, उसकी कैपेसिटी नहीं थी, या कैपेसिटी थी तो वो विलिंग नहीं था वो देने का। वो तो ये जो कुछ लिमिटेशंस बनाए गए हैं, चाहे वो सेक्शन 11(2) का हो, सेक्शन 14 का हो या सेक्शन 16 का हो, अगर जब तक आप इन चीज़ों को प्रूफ नहीं कर देंगे तो केवल ब्रीच प्रूफ कर देने से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने अपने फ्रेंड को कहा था कि केवल ब्रीच नहीं प्रूव करना, उसमें ये भी प्रूव करना है कि आप अपने हिस्से का परफॉर्म कर चुके हैं या हमेशा ही तैयार थे परफॉर्म करने का, आपने बार बार दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म किया, नोटिस दिया, अपनी और भी जो चीज़ कर सकते थे वो किया कि आप मैंने कर दिया है, अब आप आके अपनी परफॉर्मेंस करो। तो जो क्वेश्चन था हमसे कि
हमसे पूछा गया था कि क्या केवल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रूव कर देने से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जो सेक्शन 16 की ज़रूरतें हैं, सेक्शन 14 की ज़रूरतें हैं, या जो उसमें लिमिटेशंस हैं, उन सब से को प्लीड भी करना होगा, अप्रूव भी करना होगा अपने केस में। उसके जो कॉन्स्टेंट्स क्रिएट किए गए हैं सेक्शन 14 और 16 में, तभी जाकर कोर्ट आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिग्री देगी। वो मेरे फ्रेंड को भी क्लियर हो गया होगा और आपको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।